अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं बहरुल काहिल में मौजूद खलाई जहाज़ों का कब्रिस्तान आज से 1000 साल बाद माहिरीन के लिए कितना पुरकशिश होगा। जनूबी बहरुल काहिल के वस्त में करीब तरीन खुश्क ज़मीन से तकरीबन 2688 किलोमीटर के फासले पर एक बेनाम समंदर का हिस्सा है जो बहुत ठंडा है, जहाँ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं और ये हर वक्त बिखरा हुआ रहता है। ये एक ऐसा जानलेवा मकाम है जहां आसमान अपने रंग बदलता नज़र आता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यूट्यूब चैनल नॉलेज शिप की तरफ से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। यहाँ पर हम आपके लिए इल्म से भरपूर और शानदार वीडियोस बनाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस का लुत्फ़ उठा रहे हैं और हमारी अवामी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो याद रखें कि नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब होने से आप हमारी तमाम ताज़ा तरीन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही दिए गए घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, समंदरी सफ़र में मुतअद्दिद रिकॉर्ड कायम करने वाले बरतानवी डी कैफारी इन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस दूर अफ्तादा समंदरी हिस्से का सफ़र किया है। कहते हैं कि जनूबी समंदर में सुरमई रंग के बहुत से शेड्स हैं, वहाँ तूफ़ानी लहरें हो सकती हैं। ये जगह बहुत पुरफ़िज़ा लेकिन कदरे खौफनाक भी है। इस दूर दराज मकाम पर जहाँ कोई जी रूह मौजूद नहीं और ऐसी जगह पर अगर आप मुसीबत में पड़ जाएं तो बचने का इम्कान बहुत कम बचता है। अगर खुशकिस्मती से आप वहां दी ओशियन रेस के दौरान फंसते हैं तो आपको वहां जिंदगी की वाहिद निशानियां सारुखी शार्क के पंख नुमा बादमान नजर आ सकते हैं जो फासले पर पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर नजर आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ चुकी है। इस इलाके को मामूल के किसी भी इंसानी सरगर्मी जैसा कि जहाज़ रानी या माहीगीरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दर हकीकत वहाँ करीब तरीन इंसान अक्सर एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोरर होते हैं और ये बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के खलाबाज हैं जो आपके सर के ऊपर 415 किलोमीटर के फासले पर हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, समंदर के दरमियान इस मकाम को नकाबले रसाई समंदरी कुतुब के नाम से या फिर सिर्फ पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर आप दुनिया के नक्शे पर पॉइंट नीमो तलाश करेंगे तो ये आपको न्यूजीलैंड और चिली के दरमियान नीले पानी के एक मुसलसल खिते के दरमियान मिलेगा। मज़ीद दुरुस्तगी के साथ कहें तो ये एक गैर आबाद जजीरा मरजानी दिवसी जजीरे के दरमियान मौजूद है जो कि पटकेरन जज़ायर का हिस्सा है और वो शुमाल में है, जबकि जनूब में अंटार्कटिका का महर जजीरा, मगरब में चहतम जज़ायर और मशरक में चिली है। ये एक ऐसा मकाम है जो समंदर का सबसे अलग थलग और तन्हा है। यहाँ सबसे कम जिंदगी के आसार है, यहाँ तक कि इसके सतह से समंदर का फर्श कोई 13,000 फुट यानी 2.5 मील तक नीचे है। हम बर्फीले खाली पानियों और ISS के दरमियान इस खाली वीरान जगह में एक कब्रिस्तान भी है जिसे खलाई जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है और इस वसी खित्ते में ज़मीन के मदार में गर्दिश करने वाले नकारा जहाज़ों का कूड़ा दफन है। सन 1971 और 2018 के दरमियान अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप समेत आलमी खलाई ताकतों ने पॉइंट नीमो के आसपास समंदर के गैर आबाद इलाके में 263 से ज्यादा खलाई अशिया को समंदर बुर्द किया है। इस फहरिस्त में सोवियत दौर का खलाई और मुल्क के सैल्यूट प्रोग्राम के 6 तैयारों के साथ साथ 140 रूसी दोबारा सप्लाई फराहम करने वाली गाड़ियाँ, जापान की तरफ से लॉन्च की गई 6 कार्गो ट्रांसफर गाड़ियाँ और 5 यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA की गाड़ियाँ शामिल हैं। ऐसा समझा जाता है कि अभी हाल ही में इस समंदरी कूड़ेदान में SpaceX के कैप्सूल रॉकेट भी पहुंचे हैं और इत्तेफाक से इसका करीबी पड़ोसी ISS भी 8 सालों में इस दूर अफ्तादा जगह पर दफन होने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि खलाई जहाज़ पॉइंट नीमो पर जाकर किस तरह ख़त्म हो जाता है। इस वक्त इसकी बेपनाह गहराइयों में कौन सी टूटी फूटी मुड़ी तड़ी हुई बाकियात पड़ी हैं और मुस्तकबिल के माहिरीन आसार कदीमा इस सब से क्या समझेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल नॉलेज शिप को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 23 मार्च सन 2001 को मास्को के वक्त के मुताबिक सुबह 8:59 पर रूसी खलाबाजों के एक ग्रुप ने जनूबी बहरुल काहिल में फिजी के जजीरे पर से आसमान की तरफ देखना शुरू किया।
ये वो लम्हा था जिसकी मुल्क की खलाई एजेंसी 1 साल से ज्यादा अरसे से तैयारी कर रही थी, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो गया क्योंकि चंद सेकंडों के लिए सुनहरी रोशनियों का एक सिलसिला आसमान से चमकता हुआ देखा गया, जिसके पीछे धुएं की लकीर थी और इस मंजर के साथ स्मोक बम या सूती धमाका भी था। ये उस वक्त होता है जब अशिया आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती हैं और ये शौक लहरों से पैदा होती है। ये वो दिन था जब मीर खलाई स्टेशन की दुनिया भर में अपने 1.9 अरब किलोमीटर के सफर के बाद मौत हुई थी। दुनिया का ये पहला मॉड्यूलर खलाई स्टेशन अपने तमाम तर 134 टन के वजूद के साथ जमीन की फिजा में दोबारा दाखिल हुआ। इसने इब्तदाई तौर पर जापान के ऊपर बैरूनी खला से दहलीज को अबूर किया, फिर जनूबी बहरुल काहिल के गैर आबाद इलाके स्पोआ से टकराया। पॉइंट नीमो का ये खिता फ्रांस से 34 गुना बड़ा खिता है। इसके फौरन बाद इंटरनेट पर यह अफवाह गर्दिश करने लगी कि इसके टुकड़े तैरने लगे हैं और वो कहीं कहीं पाए भी गए हैं। ये सब बातें झूठ हैं और इसका एक भी पुर्जा कहीं भी नहीं मिला। इसे बहरुल काहिल ने निगल लिया है और इसके टुकड़े इसी के आसपास कई किलोमीटर में पड़े हुए हैं। सवाल ये है कि ये और दूसरे नाकारा खलाई जहाज जिन्होंने इसी तरह के सफ़र किए हैं, वो अपनी ताबनाकी के सबब ज़मीन के माहौल और अचानक समंदर में उतरने के बावजूद कैसे बच पाएंगे। जब अशिया बैरूनी खला से वापस सफ़र करती हैं तो इन पर गैस के मालिक्यूल आ जाते हैं जो कि हमारे सियारे को घेरे हुए हैं। तकरीबन 28,164 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिरने वाला खलाई मलबा, चाहे वो शहाबिया हो या फिर नजमिया या पुराना खलाई जहाज या इंसानी मुसाफिरों के साथ वाला त्यारा, वो सब इतनी कुव्वत के साथ हवा को अपने रास्ते से धकेलते हैं कि इसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एक बरकी चार्ज्ड प्लाज्मा बनाते हैं। इसकी वजह से वो जल जाते हैं और छोटी अशिया की सूरत में इनका वजूद खत्म हो जाता है और वो जमीन से टकराने से पहले ही बुखारात में गायब हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा हुज्म वाली बाकियात के साथ ऐसा नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी के खलाई आसार कदीमा की एसोसिएट प्रोफेसर एलिस गोरमिन का कहना है कि खलाई जहाज के वो हिस्से जो ज़मीन के हदूद में दोबारा दाखिल होते हैं वो सबसे ज़्यादा बरकरार रहते हैं। आमतौर पर वैसे होते हैं जो अपने असल मकसद को पूरा करने के लिए गर्मी या दबाव की इंतहा को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इन्होंने कहा कि अक्सर ये ईंधन के टैंक या रॉकेट बूस्टर हैं जो बच जाते हैं क्योंकि इनमें या तो क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं या वो वाकई ज़्यादा दर्जा हरारत पर जल रहे होते हैं। इसलिए इनका मुकाबला करने के लिए ईंधन के टैंकों को वाकई मजबूत होना पड़ता है। ये आमतौर पर खलाई जहाज़ या रॉकेट पर मौजूद सबसे बड़ी ठोस अशिया की नुमाइंदगी करते हैं। वो कहती हैं कि इनमें बहुत सारे स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम मरकब, टाइटेनियम मरकबात मौजूद होते हैं। इंसुलेशन अक्सर कार्बन के मरकबात से बनाए जाते हैं, जैसे कार्बन फाइबर जो गर्म होने पर जलते नहीं हैं। यहाँ तक कि इसके इब्तदाई नमूने 287 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी बर्दाश्त कर सकते थे। गोज़मीन कहती हैं कि ज़्यादातर मामलात में एक बार जब खलाई जहाज़ ज़मीन की फ़ज़ा में दोबारा दाखिल होता है तो हम इनकी हतमी किस्मत के बारे में नहीं जानते, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि वो कहाँ हैं, लेकिन हमने इन्हें नहीं देखा। कोई भी वहाँ तहकीकी जहाज़ के साथ नहीं गया और ना ही इनकी हालत को देखने के लिए नीचे तह तक जा चुका है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मगरबी ऑस्ट्रेलिया में स्पेरॉन्स म्यूजियम इस मामले के हवाले से कुछ शवाहिद पेश करते हैं। इसी नाम के साहिली कस्बे में वाक़ई ये नवादरात का गैर वाज़ेह इलाकाई कशिश का म्यूजियम अजीबो गरीब और बज़ाहिर बेतरतीब चीज़ों के ज़ख़ीरे पर मुश्तमिल है, जहाँ पुरानी मोटर बाइक, 19वीं सदी की रेलगाड़ी, मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरी मशीनरियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर नहीं है। वहाँ लोग प्लेक्सी ग्लास कैबिनेट और धात के कलम के लिए ज़्यादा जाते हैं, जिस पर लैमिनेटेड कागज़ के साथ एहतियात से लेबल लगा हुआ है। वहाँ बेलन नुमा स्टील से बना हुआ एक कुचला हुआ पानी का टैंक है, एक पुरस्कार टाइटेनियम की बेजा नुमा चीज है जिसमें कभी नाइट्रोजन हुआ करता था, स्टील फूड फ्रीजर और जंग आलूद धात के मुख्तलिफ गैर मामूली शक्ल के टुकड़े मुट्ठी भर स्पंज के स्क्रैप के दरमियान मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज धाती ऑक्सीजन टैंक है जो साफ प्लास्टिक में लिपटी हुई है। ये कोई 6 फुट लंबी यानी कि 1.8 मीटर लंबी है। ये पहले अमेरिकी खलाई स्टेशन स्काई लैब के अब तक के सबसे बड़े टुकड़ों में से है। इसे 14 मई सन 1973 को ज़मीन के मदार में लॉन्च किया गया था और ये सिर्फ 6 साल बाद अपने आबाई सियारे पर वापस आ गया। नासा ने इब्तदाई तौर पर उम्मीद जाहिर की थी कि स्काई लैब अपना मिशन ज़्यादा देर तक जारी रखेगा, लेकिन इसका मदार तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ और 1989 के अवाइल तक ये वाज़ेह हो गया कि 77 टन वजनी ये स्टेशन खला में बाकी नहीं रह सकता, चाहे लोग इसे पसंद करें या ना करें। कहा जाता है कि खलाई जहाज़ मेयर का मलबा समंदर के अंदर वहीं कहीं पड़ा है।
तमाम बड़ी खलाई एशिया की तरह स्काई लैब को जमीन पर उतारने के लिए हर मुमकिन हद तक कंट्रोल करना जरूरी समझा गया ताकि इसे इंसानी सरगर्मियों से बहुत दूर समंदर में कहीं उतारा जा सके। ताहम किसी ने भी इसको ठिकाने लगाने के बारे में नहीं सोचा था और नासा के बहुत कम इंजीनियर्स इस खलाई स्टेशन को जमीन पर वापस सी के सफर पर लाने के लिए कुछ कर सकते थे। अपने आखिरी दिन स्काई लैब को डी ऑर्बिट किया गया, जिसके तहत इसके इंजनों को खुद को सुस्त करने के लिए फायर किया गया ताकि ये आसमान से गिरे और उम्मीद के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल जनूब मगरिब में बहरे हिंद में गायब हो जाए। लेकिन ये मंसूबे के हिसाब से नहीं हुआ। 11 जुलाई 1979 को सुबह के अवाइल में वस्ती ऑस्ट्रेलिया में स्काई लैब का मलबा गिरने का मंजर था। मुकामी लोगों ने टेलीस्कोप के रखने का आला, ईंधन के टैंकों के टुकड़े, एक लेड फिल्म का संदूक, एक 22 फुट लंबा एयरलॉक टुकड़ा, एयरलॉक चैम्बर की हिफाजत करने वाली एक ढाल और एक बड़ा ऑक्सीजन टैंक मिलने की इतला दी, जो कि झाड़ियों और खेतों में बिखरा पड़ा था। नासा के मुताबिक मजमूई तौर पर मलबे के कम से कम 38 टुकड़े मिले हैं, जिनमें से हर एक का वजन 454 किलो से ज्यादा है। इस खलाई फुजले का ज्यादातर हिस्सा शायर ऑफ स्पेरस में पहुंच चुका है और इस खित्ते ने नासा को कूड़ा फैलाने पर $400 जुर्माने के साथ एक नया कानून जारी किया। ये जुर्माना तकनीकी तौर पर आज तक बकाया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगरचे ये वाकई खलाई एजेंसी के लिए शर्मनाक था, लेकिन इसने एक बड़ी चीज़ के दोबारा दाखिल होने से मलबे को जांचने की इजाज़त दी। नतीजा सिर्फ धात का जमा होना नहीं था, हैरतअंगेज़ तौर पर इनके कुछ पेचीदा ढांचे बच गए, जिनमें एक हैच डोर या खटके वाला दरवाज़ा भी शामिल है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ इस पॉइंट पर रोशनी डालना भी ज़रूरी है कि पॉइंट नीमो पर खलाई जहाज़ के टुकड़े कितने बड़े हो सकते हैं। इसका जवाब जानने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल नॉलेजशिप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खलाई जहाज़ के मामले में इसके दोबारा ज़मीन के मदार में दाखिले के वक्त ये पेशन गोई की गई थी कि ये देवहगल खलाई स्टेशन, जो तकरीबन 13 मीटर लंबा है और 5 लेबॉर्ट्री मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, वो 1500 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मलबे के माहिरीन ने कहा था कि सबसे बड़े हिस्से मुमकिन तौर पर छोटी कार के साइज़ के बराबर भी हो सकते हैं। इनमें ईंधन के टैंक, बैटरियां, बल्कहेड्स और स्टोरेज बॉक्सेस भी शामिल होंगे। ये सब पॉइंट नीमो के आसपास समंदर के नीचे गहरे पानियों में गिरे हैं, यहाँ तक कि कुछ हल्की अशिया जैसे एल्युमिनियम शीट और फोम की इंसुलेशन भी बच सकती है। अब जब ISS सन 2031 में ज़मीन पर वापस आएगा तो ये पहले से कहीं ज़्यादा अहम होगा कि मलबा पॉइंट नीमो जैसे गैर आबाद इलाके पर गिरे। इसका वजन तकरीबन 400 टन है और इस मकसद को हासिल करने के लिए पहले से ही मंसूबे हैं। जॉनसन स्पेस सेंटर के नुमाइंदे ने एक ईमेल में वजाहत की है कि नासा ने USD ऑर्बिट व्हीकल के लिए अमरीकी सनत से तजवीज़ मांगी है। नासा ने पेशगोई की है कि जब ISS के कुछ हिस्से जल जाएंगे तो ज़्यादा घने या ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने वाले हिस्से के ज़िंदा रहने का इम्कान है। इसमें टर्सेस शामिल हैं। ये स्टील के ढांचे का एक सिलसिला है जो खलाई स्टेशन की रीढ़ की हड्डी बनाता है और 18.3 मीटर तक लंबा हो सकता है। इस सब का मतलब ये है कि पॉइंट नीमो जो अभी है वो मुमकिन तौर पर इसी तरह रहेगा और ये मुस्तकबिल के माहिरीन आसार कदीमा के लिए सोने की कान जैसा होगा। गवर्नमेंट कहती है आप इनका मुताला इसी तरह करेंगे जैसे आप कूड़े के दरमियान किसी सेब या दूसरी चीज़ के मिलने पर मुताला करते हैं। सैकड़ों या हज़ारों साल पहले इंसानों के ज़रिए फेंके गए फुजले के इन ज़खायर का अक्सर माहिरीन आसार कदीमा ये जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग कैसे रहते थे, बशमूल वो क्या खाते थे और इनकी क्या कदर थी। कदीम खोल या सिपियों का मुताला करने के लिए माहिरीन आसार कदीमा ने कदीम साहिली शिकारियों के तर्ज अमल को दोबारा तश्कील देने में कामयाबी हासिल की थी। वो जिंदा रहने के लिए समंदरी ग़िज़ा जैसे कि गूंगे और सेब पर इन्हिसार करते थे। अगरचे किसी चीज़ को ज़ाया करने का अमल, ख्वाह वो कोई खलाई जहाज़ हो या सेब या गूंगे हो, लापरवाही में किया जाने वाला अमल लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इन कूड़ों के ढेर को नवातरात के दानिस्ता तौर पर जमा करने के तौर पर बयान करती हैं। वो कहती हैं कि एक चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि वक्त के साथ इसमें तब्दीली कैसे आई, जैसे कौन सी सबसे शुरू की हैं और कौन सी ताज़ा तरीन है, हम दरमियानी सालों में किस किस्म की तकनीकी या मादी तब्दीलियाँ देखते हैं, वगैरह वगैरह। 1000 सालों बाद जब ये चीज़ें पॉइंट नीमो पर मिलेंगी तो लोग इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल रास्तों के तौर पर देखेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि किसी वक्त अगर आप ज़मीन के इर्द-गिर्द समंदर में क्या है इसका आलमी सर्वे कर रहे हों तो आप देखेंगे कि सन 2013 के बाद समंदरों में ज़ाया अशिया के गिरने की तादाद में बुनियादी कमी वाक़ हुई है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कदर में तब्दीली है कि लोग रिसाइकलिंग, दोबारा इस्तेमाल और माहौलियाती नुकसान को कम करने की कदर करना शुरू कर रहे हैं। दर हकीकत गवर्नमेंट पॉइंट नीमो पर मौजूद नवादरात को इब्तदाई खलाई तहकीक के एक अहम रिकॉर्ड के तौर पर दिखती हैं और खुशकिस्मती से शायद ये ज़माने तक वहीं महफूज रहेगा।